है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है कि इंडिकेटर कौन सा उपयोग करना चाहिए। तो इंडिकेटर कौन सा उपयोग करना एवं इंडिकेटर को किस प्रकार से चार्ट पर डाला जाता है, ये दोनों ही हम वर्क देखेंगे। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं RSI इंडिकेटर को। RSI बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। यह 14 टाइम पीरियड पर डिफ़ॉल्ट रूप से चलता है। आपको इसमें कोई सेटिंग में बदलाव नहीं करना है। जो इसका 14 का पीरियड है वो 14 ही रखना है और यह बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है। चलिए अब हम आते हैं कि इंडिकेटर को किस प्रकार से चार्ट पर डाला जाता है। तो अब फटाफट हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इंडिकेटर को चार्ट पर डाला जाता है। चलिए इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पर जाना है। यहाँ पे लिखना है RSI लिखेंगे और RSI पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह RSI है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से RSI आपको दिखने लग जाएगा। अब इसमें दो रेखाएं होती हैं। किसी किसी चार्ट में आपको रेखाएं दिखेंगी 20-80 की, किसी किसी चार्ट में आपको 30-70 की। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली ये क्या दिखाता है, अब ये सिचुएशन दिखाता है ओवरबॉट की, मतलब खरीदी ज़्यादा हो गई है। खरीदी ज़्यादा हो गई है मतलब ओवरबॉट हो गया है। मतलब जितनी इस शेयर की वैल्यू है उससे ज़्यादा दाम पर लोगों ने अधिक उत्साहित में इसको खरीद लिया है। तो ओवरबॉट की सिचुएशन आने के बाद क्या होता है, सेलिंग आती है। तो आप देख रहे होंगे कि शेयर के दाम धीरे धीरे करके नीचे गिरने लग गए। थोड़े समय के लिए गिरा, फिर गिरा। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके शेयर के दाम में गिरावट आ गई। शेयर 105 रुपये 6 रुपये का शेयर कहाँ पे आ गया, 86 रुपये के आसपास आ गया। ठीक है। और आप ओवरसोल्ड वाली ये लाइन देख रहे होंगे। तो ओवरसोल्ड जब हो जाता है RSI, मतलब ज़्यादा बिकवाली हो गई है, इससे ज़्यादा बिकवाली नहीं होना चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश या किसी न्यूज़ के चलते ज़्यादा बिकवाली हुई है। तो आप देख रहे हैं कि शेयर इतना गिर गया, ओवरसोल्ड हो गया। उसके बाद ओवरसोल्ड होने के बाद शेयर में बाइंग बनी। ये हमारा एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बना और ओवरसोल्ड भी हो गया था। इस वजह से फिर अगले दिन गैप अप पे एंट्री हुई। इस वजह से शेयर में तेज़ी बनी और आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया शेयर चला। 61 रुपये का शेयर कहाँ तक चले गया, 89-90 रुपीज़ तक चले गया। तो RSI बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। बस ये है कि इसे देखना किस प्रकार से। ओवरसोल्ड की सिचुएशन पे बाइंग के मौके तलाशने हैं और ओवरबॉट की सिचुएशन पर सेलिंग के मौके तलाशने हैं। एक और प्रकार यह होता है कि आपको RSI के देखने का तरीका इस प्रकार से भी बदलना है कि शेयर का भाव बढ़ रहा है तो RSI भी बढ़ रहा है, शेयर का भाव गिर रहा है तो RSI भी गिर रहा है। तो नॉर्मली इस प्रकार से ही RSI चलता है। लेकिन आप कभी कभी इन दोनों के बीच में कभी मतभेद देखेंगे। आप ये देखेंगे कि शेयर का प्राइस कभी बढ़ रहा है लेकिन जो RSI है वो नहीं बढ़ रहा है, और शेयर का प्राइस गिर रहा है लेकिन RSI नहीं गिर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है डाइवर्जेंस की सिचुएशन। जब डाइवर्जेंस बनता है RSI में तो अच्छे मौके मिलते हैं। इसी चार्ट पे मैं एक डाइवर्जेंस खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पोजीशन पे आप देखेंगे कि यहाँ से लगातार इस पोजीशन से इस पोजीशन तक क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ कि शेयर के दाम में क्या हुई, बढ़त हुई। लेकिन RSI के दाम में बढ़त नहीं हुई, RSI गिर रहा था। तो आपने क्या देखा कि एकाएक एक पोजीशन के बाद में क्या हुआ, RSI नहीं बढ़ने की वजह से जो शेयर के भाव में थी वो क्या हुई, गिरावट आई। तो ये डाइवर्जेंस के मौके भी बहुत बढ़िया होते हैं RSI में। तो नॉर्मली हमें ऐसे स्टॉक देखना है जो जिनके प्राइस भी बढ़ रहे हैं और RSI भी बढ़ रहा है, तभी हमें उनमें एंट्री लेना है।
और डाइवर्जेंस हमें दिखता है तो हमें क्या करना है, उसमें ट्रेड लेने से या तो बचना है या हमें डाइवर्जेंस के ऊपर प्रैक्टिस कर कर, अगर डाइवर्जेंस बनता है, बुलिश डाइवर्जेंस बनता है तो बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, और बियरिश डाइवर्जेंस बनता है तो सेलिंग का ट्रेड आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आरएसआई इंडिकेटर को चार्ट पर लगाया जाता है और इस प्रकार से आरएसआई इंडिकेटर को देखा जाता है।